आज की वार्ता है ये मुख्यतः सामाजिक न्याय और पिछड़े अति पिछड़े दलित मुद्दे के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे दाहिनी तरफ प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर जी बैठे हैं, जो मैं समझता हूं कि बिहार के अति पिछड़ा समाज के एक सबसे बड़े एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रोफेसर भी रहे और पब्लिक सर्विस कमीशन और तमाम ओहदों पे रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे हमारे कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। इनके लेफ्ट पे प्रोफेसर रतनलाल, जिनको आप टीवी पे अक्सर देखते हैं, और इनके लेफ्ट पे हमारे ओम प्रकाश महतो जी और फिर रविंद्र पासवान जी, और ठाकुर साहब के साथ हमारे अति पिछड़ा विभाग बिहार के अध्यक्ष शशि भूषण जी, और हमारे जयनाथ चौहान साहब, जो कि फॉर्मर ओबीसी प्रेसिडेंट हैं बिहार के और बीजेपी के रहे हैं, और रवि राज जी, मोहन केसरी जी और लबाना साहब हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे बैठे हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए छाती ठोक ठोक करके आजकल अति पिछड़ा का नाम लेती है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेती है, जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाएंगे तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1977 में उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया था, तो ये जानने की जरूरत है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का विरोध किया, उनको जाति सूचक गालियां दी, वो गालियां जिनको मैं इस माइक पे अगर मैं बोलूं तो मेरी शायद जवान ही जल जाए, वो गालियां उनको दी गई, उनकी मां को गालियां दी गई। और जो उस समय जो जनसंघ फैक्शन था जनता पार्टी का, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कैलाशपति मिश्रा जी, उन्होंने उस आंदोलन का, विरोध आंदोलन का अगुवाई की और वो सरकार गिरा दी। उसके बाद वही कैलाशपति मिश्रा जी आगे चल के जो भारतीय जनता पार्टी बनी, बिहार से उसके फाउंडिंग मेंबर बने और गवर्नर रहे वो गुजरात के। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो ताकतें जिन्होंने हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का विरोध किया, उनको गालियां दी और उनके विचारों का विरोध किया, उनको ये अति पिछड़ा की बात करने का और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन वो महागठबंधन है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के ऊपर चल रहा है। आपने देखा पिछले 24 सितंबर को चाणक्य होटल में एक सभा हुई, जिसको महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने संबोधित किया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब थे, जिसमें हमारे न्याय योद्धा और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी थे, तेजस्वी जी थे, और माले के हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी जी थे, सीपीआई सीपीएम तमाम पार्टियों के नेता थे। उसको जो हमारा एक संकल्प पत्र उन्होंने सबने मिलकर के रिलीज किया, और मैं जरूर समझता हूं कि उस संकल्प पत्र के मैं मुख्य बिंदु बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद विस्तार से जो इस विषय पे पूरा अपना जीवन खपा देने वाले हमारे शिवजतन ठाकुर जी प्रोफेसर साहब आपको विस्तार से उन बातों को बताएंगे। तो ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो 24 सितंबर को महागठबंधन की तरफ से लिखा गया, वो टोटली जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था, जिस तरह का वो देश बनाना चाहते थे, उन विचारों पे आधारित है। इसमें जो पहला बिंदु है वो है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो अति पिछड़ा समाज है, जिसके 38% आबादी है बिहार में, वो अक्सर अत्याचार के शिकार होते हैं। तो जहां तक SC ST की बात है, वो तो SC ST एक्ट के तहत उनको तो एक प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है वो उस प्रोटेक्शन से अभी वंचित है। तो महागठबंधन ने ये वायदा किया, ये वचन दिया
और ये अपने संकल्प पत्र में लिखा कि महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करेगी, ताकि जो हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग आए दिन हमारी बहनें जो उसका अत्याचार का शिकार होती हैं उनसे उनका बचाव हो सके। दूसरा बिंदु इसमें था अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। तीसरा बिंदु आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को सरकार को भेजा जाएगा, ताकि कोई अदालत, कोई कोर्ट कचहरी में उसको रोका ना जा सके। चौथी चीज जो आप अक्सर देखते हैं कि जो पिछड़ा समाज के SC ST OBC समाज के हमारे जो नौजवान होते हैं वो कहीं अप्लाई करते हैं और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई होती है वो क्वालिफिकेशन उनके पास पूरी होती है। मान लीजिए कहीं पे मांग की गई है कि जो परीक्षार्थी है उसको BA होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो वो सब उनके पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको NFS नॉट फाउंड सूटेबल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो टोटली असंवैधानिक है। तो महागठबंधन की सरकार ये NFS का जो है उसको टोटली अवैध घोषित करेगी और जो हमारे SC ST OBC अति पिछड़ा समाज के जो हमारे नौजवान हैं जो अक्सर मनुवादी मानसिकता के शिकार होकर के NFS लेबल कर दिए जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके अलावा 5वां बिंदु है अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशी, अंडर और ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। छठा बिंदु इसमें यह है कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 7वां बिंदु यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। 8वां बिंदु 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके या जो आपूर्ति के कार्य हैं उनमें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण किया जाएगा, उसका प्रावधान किया जाएगा। 9वां बिंदु संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा। और अंतिम 10वां पॉइंट इसमें था आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों के आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो साथियों, ये 10 पॉइंट हैं जो असल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को व्यक्त करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने की बात करते हैं। तो मैं एक पुरानी कहावत है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। तो एनडीए सरकार जो बीजेपी की सरकार है किस्म की, वो लगभग यही काम कर रही है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो विचार थे उनको तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया, कुचल दिया और उनकी मूर्ति पे माला डालने की केवल मात्र बात करते हैं। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा प्रोफेसर शिव जतन ठाकुर जी से कि वो इस विषय में अपनी बात रखें। और मैं आपको फिर से एक बात अंडरलाइन कर देना चाहता हूं कि ये जो 10 बिंदु निकल करके आए हैं अति पिछड़ा न्याय संकल्प के, ये पॉलिटिशियंस के द्वारा नहीं बनाए गए, ये राजनेताओं ने नहीं बनाया। ये सारा का सारा संकल्प पत्र जो शिव जतन ठाकुर जी जैसे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये उनके दिमाग की उपज है, ये उनका सपना है। और इसीलिए आज शिव जतन ठाकुर जी इस 10 पॉइंट प्रोग्राम को एंडोर्स करने के लिए आपके बीच में विशेष रूप से आए हैं। ठाकुर साहब, ये माइक। मित्रों नमस्कार। अभी डॉक्टर अनिल जय हिंद साहब ने
डिटेल में हम लोगों के बारे में परिचय दिया, अब अपना परिचय दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर अनिल जैन अपने वक्तव्य में पूरा नहीं कर सके, मैं केवल उन्हीं बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। उदाहरण के लिए आप जानते होंगे कि नीतीश जी 2005 में बिहार में सरकार बनाई। अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए उन्होंने 2006 में पंचायती राज अधिनियम पारित करके उसमें अति पिछड़ों को पंचायती राज्य और नगर निगम में 20% आरक्षण दिया, जो अनुपात के हिसाब से सही नहीं था। हम लोगों ने उनको ध्यान खींचा कि हमारी आबादी 40% लगभग है। कहा कि अभी तो कोई आंकड़ा नहीं है, तो बिना आंकड़ा के 20% बहुत है। हमने कहा ठीक, आवाज आ रही है। अब मित्रों, आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की आंकड़े प्रकाशित किए। उस आंकड़े के अनुसार बिहार में अति पिछड़ी जाति की संख्या 38% है, यानी 36% तो आंकड़ा में आया है और 2% पान और तांती को, जिसको नीतीश जी ने अनुसूचित जाति में डाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके उसे पुनः अति पिछड़ी जाति में शामिल किया, यानी टोटल संख्या 38% हो गई। तो हमने डिमांड किया कि चूंकि अब आंकड़े आ गए हैं, इसलिए 20% के आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाए। आपको शायद याद होगा कि 2006 में सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस के.जी. नारायण थे, उनकी अध्यक्षता में यह निर्णय दिया गया कि यहाँ पर आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक आरक्षण, जिसका स्रोत है संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4), और दूसरा राजनीतिक आरक्षण, जो संविधान के अनुच्छेद 243, यानी राजीव गांधी के टाइम में पंचायती राज अधिनियम आया था 1973 में, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं हुई। लेट मी रिपीट अगेन, सरकारी नौकरियों में 50% सीमा हो सकती थी, लेकिन राजनीतिक आरक्षण में आबादी के अनुपात में देना है, संविधान में प्रावधान है। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के जजमेंट मान 5 जजों ने इसको पूरा किया। इस आधार पर हमने इसमें दिया कि चूंकि हमारी आबादी 38% है, इसलिए अब आरक्षण 20 से बढ़ाकर 30 किया जाए। दूसरा मित्रों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 1910 डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आरक्षण का 2 प्रावधान, शिक्षा के लिए 2 प्रावधान हुआ। संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ करके राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप बिटवीन 6 to 14, यानी 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में डाला गया। इसके आधार पर उसको लागू करने के लिए 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 आया। इसके धारा 12 में स्पष्ट प्रावधान था कि सरकारी और गैर सरकारी निजी स्कूल में कमजोर वर्ग के बच्चों को 25% आरक्षण होगा नामांकन में, और उसका शुल्क सरकार अदा करेगी, यानी उसका एडमिशन फी होगा जिसको फ्री सरकार पे करेगी। क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, यानी समावेशी विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना सब अनिवार्य है, खासकर वेलफेयर स्टेट में। लेकिन मित्रों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 2010 यानी 15 साल लागू किए हो गया, आज तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। और लागू है भी, ऐसा नहीं, इसके लिए हर साल सरकार 16 लाख रुपए एडमिशन के मद में स्कूलों में भुगतान करता है। लेकिन आप पता करें तो ये जिनका नामांकन होता है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति के नहीं है। ये सभी के सभी सवर्ण के लिए नहीं है।
जिसके लिए दिया गया, मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया। यह सबसे बड़ा, इसलिए हमने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 12 के अंदर जो प्रोविजन है उसको लागू करें। और तो और बिहार में पिछले बार असेंबली क्वेश्चन के दरमियान बिहार सरकार ने उत्तर दिया कि 16 लाख रुपए एडमिशन के मद में स्कूल को ट्यूशन फी के भुगतान किया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा गया, आप नाम बताएं किस जाति किस वर्ग को यह सुविधा मिली। सरकार चुप्पी साध ली। ये करीब 2021 की बात है, नीतीश सरकार के टाइम की बात है, ये नहीं हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आरक्षण के बारे में अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में प्रोविजन है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान कर उसके लिए एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। ये नौकरी के लिए नहीं है, मतलब ये आर्थिक के लिए नहीं है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, गरीब से गरीब वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, इसलिए प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद 16(4) में। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 9 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इंदिरा साहनी के केस में नवंबर 1992 में इस आरक्षण के प्रावधान को मौलिक अधिकार घोषित किया, माने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजेस के बेंच में। लेकिन आज भी वस्तुतः ये लागू नहीं हो पा रहा। अब जो दो बात हमने कह रहे, अभी जो आरक्षण का इशू है इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान खींचना चाहते हैं। मुंगेरी लाल आयोग बना, संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रोविजन है कि पिछड़ी जाति के पहचान, उसकी दशा और उसके आर्थिक स्थिति का आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद तब उसको आरक्षण दे, संविधान में प्रोविजन है। इसी संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत बिहार में 1974 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ। 7 सदस्य मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ। मुंगेरी लाल आयोग ने 5 वर्षों तक बिहार के कोने कोने में जाकर लोगों की समीक्षा की, पहचान की और तब 16 फरवरी 1976 को उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन सबमिट किया, रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें कहा गया कि पिछड़े वर्ग में ओबीसी में 2 प्रकार के लोग हैं। एक अत्यंत पिछड़ जाति जो मूल रूप से पेशा पर आधारित हैं, जैसे नाई, बढ़ई, कुम्हार आदि जातियां जो पेशा करके अपना वेतन करते हैं, इसको विशेष सुविधा की जरूरत है। ऐसे जातियों की टोटल सूची मुंगेरी लाल आयोग ने टोटल 93 कास्ट की सूची दी। और दूसरे वो कि इनसे थोड़ा मजबूत जो खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, दूध व्यवसाय करते हैं, वो इनसे मजबूत है लेकिन बाकी से कमजोर है, उसको अनेक्सेड 2 नाम उन्होंने दिया, जिसमें 50 जातियां थी। अब नीतीश कुमार सरकार ने क्या किया 2015 के बाद, बैंक वोट के लिए ऐसी मजबूत जातियों को अति पिछड़े के अंदर डाल दिया जो आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से मजबूत थे। उदाहरण के लिए तेली जाति आज भी बनिया की कैटेगरी में आप जानते होंगे, जो संपन्न कास्ट हैं, ऐसे जातियों को डाल दिया। नतीजा कि जो अति पिछड़ा का सचमुच का हक है वो नहीं मिला। तो हम उसको काटने नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें वर्गीकृत कीजिए, कोटा विद इन कोटा, यानी जो है वो रहेंगे, लेकिन जो जातियों को बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा उसको लाभ दीजिए। आप जानते हैं कि बिहार में अनुसूचित जाति में पासवान आते हैं, पासवान की आबादी है 5.6%। उसी तरह मुसहर की आबादी है लगभग 4%, लेकिन मुसहर का सरकारी सेवाओं में बिल्कुल नगण्य है। अगर कोटा विद इन कोटा होगा तो जो अपने एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तक पहुंच गए हैं उनके अलावा किसी अन्य लोगों को सुविधा दे, इसीलिए कोटा विद इन कोटा, जिसके सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने निर्णय दिया है। और ये
आपका हरियाणा में लागू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि बिहार में भी यही हो कि अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति में जिन्हें अब तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला, जो अभी तक हाशिए पर ढकेले गए हैं, उनको लाभ दिया जाए, इसलिए प्रोविजन किया गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भी इन्होंने बताया, कर्पूरी ठाकुर साहब ने जब आरक्षण लागू किया, मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को 2 साल के बाद कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग 11 नवंबर 1978 को लागू कर दिया, जिसका नाम था आरक्षण। आरक्षण देखकर के उन्होंने लागू किया और अति पिछड़ी जाति और महिला और गरीब सवर्णों को उन्होंने आरक्षण दिया। लेकिन मित्रों, इसके बाद जितना जबरदस्त बिहार में आंदोलन हुआ, कर्पूरी ठाकुर को जितनी भद्दी गालियां दी गई, ये कोई और नहीं, उस समय नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी ने भरपूर विरोध किया, सड़क पर भद्दी गाली दी और अंत में उन्होंने संयुक्त सरकार थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल से अपना समर्थन वापस लिया और जमींदोज कर दिया। यह भाजपा का चरित्र है। भाजपा शुद्ध रूप से मनवादी पार्टी है। इनके, आपको शायद याद हो, आप लोग यंग हैं, बहुत लोग जानते होंगे, यह संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1950, यह लागू हुआ था 16 नवंबर 1949। यह संविधान को जब अडॉप्ट किया गया 16 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ फॉर्मल ढंग से 26 नवंबर 1949। उसके ठीक 4 दिन बाद आरएसएस की पत्रिका, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर के अग्रलेख, जिसको हम संपादकीय कहते हैं, संपादकीय में उन्होंने लेख लिखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा निर्मित इस संविधान को खारिज करते हैं, क्योंकि यह संविधान मनुस्मृति के आदर्शों पर आधारित नहीं है, मनुवाद के आदर्शों पर आधारित नहीं है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं है, यह करके विरोध किया। और यही नहीं, 13 दिसंबर 1949 यानी लागू होने के लगभग 20 दिन बाद 13 नवंबर 1949 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू महासभा, आरएसएस और इन लोगों ने जम के विरोध किया। बाबा साहब का पुतला दहन किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुतला दहन किया और कहा कि आरक्षण हम किसी कीमत पर इस संविधान को नहीं मानते हैं। और आप सब जानते होंगे कि आरएसएस का जो हेडक्वार्टर नागपुर में, पूरे 53 ईयर्स तक वहां न तो कभी झंडा फहराया गया और न वहां कभी इसको तरजीह दी गई। और आज आश्चर्य होता है कि मोदी जी अभी बोल रहे थे समस्तीपुर में कि चूंकि यहाँ रामनाथ जी अति पिछड़ी जाति के, नीतीश जी अति पिछड़ी जाति के और हम अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के कारण कर्पूरी ठाकुर को लोगों ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन हमने इनको सम्मान दिया और भारत रत्न दिया। अरे मोदी जी, अगर आपके दिल में सम्मान होता तो यह सम्मान 2015 में दे देते। आप मई 2014 में प्रधानमंत्री बने। अगर आपको गरीब के बच्चा, वो अपने आप को बोलते हैं चाय बेचने वाले के बच्चा, कर्पूरी जी के बारे में आप जानते हैं कि कितने गरीब थे, आप उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी के दिल में गरीबों के प्रति थोड़ी भी लालसा, थोड़ा भी श्रद्धा होती तो कर्पूरी ठाकुर को आम इलेक्शन 2024 के ठीक पहले 24 जनवरी 2024 को भारत रत्न नहीं मिलता, बल्कि 24 जनवरी 2015 को ही मिल जाता। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। हम इसी को बताना चाह रहे थे कॉन्फ्रेंस करके कि भाजपा शुद्ध रूप से मनवादी पार्टी है। अभी आपने देखा कि कल ही वहां पर एक लेबर नियमावली बन रही है, लेबर श्रम शक्ति प्रस्तावना है। उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा है कि मनुस्मृति में श्रम का विभाजन किया गया। वाल्मीकि एक और स्मृति, नाम नहीं आ रहा, 3 स्मृतियों की चर्चा है, उसको लागू करने के लिए हम श्रम कानून बनते हैं। अगर मनुस्मृति का आधार पर दें तो मैं मनुस्मृति के अध्याय 10 का श्लोक नंबर
467 करोड़ करना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 467 में लिखा गया है, उच्छिष्ट अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च पुलाकायशेव धन्नानां जीर्णशेव परिचिता। यानी जीवन के 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मनुस्मृति में क्या कहा गया सुन लीजिए कि जो शूद्र हैं, शूद्र को पेट भरने के लिए रोटी क्या मिलना चाहिए, तो जूठा अनाज जो आप भोज करते हैं, श्राद्ध करते हैं, अगर उस पत्तल में बच जाता है तो आप जूठा अनाज उसको खाने के लिए दीजिए। जीर्णानि वसनानि च, और तन ढकने के लिए फटा पुराना कपड़ा। अगर आपके यहाँ किसी को मृत्यु हो जाए तो जो श्राद्ध का कपड़ा, मृतक का कपड़ा है वो उसको दीजिए। और जीर्णाशय परिच्छदा, और रहने के लिए जो बांस बल्ली बनता था, जो पुराने बांस बल्ली के जो आप घर छबाते, अब तो पक्का के मकान का सिस्टम हो गया, उस समय खपड़ाइल होता था, तो अगर जो बांस बल्ला पुराना पड़ जाए वो उसको रहने के लिए दीजिए। और मजदूरी में क्या दीजिए, पुलाकायशेव धन्नानां, मजदूरी में उसको वो अनाज दे, उस अनाज जो आप खुद नहीं खाते हैं, जो आप जानवर को देते हैं, ये अनाज दें। यानी मनुस्मृति का मूल तत्व था कि मनुष्य में जो शूद्र में पैदा हुआ है उसको रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकता में उसे वंचित करें ताकि उसका मनोबल टूटा रहे और शिक्षा नहीं मिले। अब देख लीजिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है। लेकिन मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार ने देश में 61,000 विद्यालय बंद करवा दिए, जो प्राइमरी स्कूल जिसमें गरीब, खास करके दलित और अति पिछड़े के बच्चे पढ़ने जाते थे, दलित के बच्चा, आदिवासी के बच्चा, देश में टोटल 61,000 स्कूल बंद कर दिया गया। क्यों? कि मनुस्मृति में गरीबों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज मोदी जी बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, भाजपा वाले शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। और शिक्षा का विकास के बिना संभव। एक अब अंत में 1 मिनट अंत में एक बात कहना चाहते हैं हम। आपको याद होगा कि 2005 में बिहार पर कर्ज 43,000 करोड़ रुपया का कर्ज था। बिहार में 2005 में 43,000 रुपया का कर्ज था, जो 2024 के आंकड़े के अनुसार यह कर्ज 361 लाख करोड़ हुआ। ठीक है, यह कर्ज लेकर पुल पुलिया बना, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ। लेकिन मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो महत्वपूर्ण बात को मैं आपके ध्यान खींचना चाहता हूं। हिंदुस्तान में 90% मखाना का पैदावार बिहार में होता है। बिहार के 9 जिलों में मखाना का पैदा होता है, और इस मखाना में 10 लाख परिवार मलाह जाति, अच्छी पृथ्वी की जाति होती है मलाह लोग लगे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 किलो मखाना का कीमत मलाह भाइयों को मात्र 80 रुपये दिया जाता है, जबकि बाजार मूल्य मखाना का आप देख लीजिए अब 2,000 रुपये किलो है। कारण क्या है कि जो उत्पादन करता है गांव में, उत्पादन करने के लिए उसके पास भंडारण के लिए कोई स्टोरेज नहीं है, उसको सप्लाई चेन की सुविधा नहीं है। अब बिहार में मखाना उत्पादन होता है बिहार में, लेकिन बिहार जो मखाना का एक्सपोर्ट 2 राज्यों से होता है, पंजाब और राजस्थान, सॉरी असम और पंजाब से मखाना का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि इन दोनों राज्यों में नहीं होता है। अगर नीतीश जी 3,61,000 करोड़ रुपए में से मात्र 500 करोड़ रुपए मखाना के फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर लगाते, सप्लाई चेन पर लगाते, एक्सपोर्ट के सिस्टम खड़ा करने पर लगाते, तो आज जो 2.6% मलाह की बिहार में आबादी है, ये संपन्न हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं इतना ही कह करके अब माइक अनिल जय हिंद को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से अपनी बात को रखा और सबके सामने तथ्य रखे कि अति पिछड़ा समाज का असली हितैषी कौन है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे एससी डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन
एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी से कि वो अपना पक्ष रखें। साथियों, ज्यादातर बातें हो चुकी हैं। मैं चंद बातें कहूंगा। जिन दलित वर्गों को, वंचित वर्गों को, आदिवासियों को हजारों साल तक पढ़ने से, संपत्ति से, ज्ञान से और व्यापार से वंचित रखा, जिनके आगे बढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण के माध्यम से खोला, आज उसकी हालत देखिए कि पहले तो जब उनके पढ़ने का रास्ता खुला, उनको रिजर्वेशन मिला, तो उनको स्कॉलरशिप इतना मिल जाया करता था कि स्कॉलरशिप के पैसे से वो अपनी पूरी पढ़ाई का उनका खर्च हो जाया करता था। लेकिन आज इस एनडीए की सरकार ने स्कॉलरशिप को लगभग खत्म कर दिया। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान फंड जो प्लान हेड में उनकी जनसंख्या के हिसाब से मिला करता था, उसको इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग खत्म कर दिया। उसके खत्म करने से अब उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, मेडिकल में लेते हैं, इंजीनियरिंग में लेते हैं, लॉ में लेते हैं या और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में लेते हैं, आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे एडमिशन का टाइम का तो डाटा दिखाते हैं, लेकिन कितने बच्चे डिग्री कंप्लीट कर पाए, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए और कितने बच्चों ने सुसाइड किया। अगर आप उसका आंकड़ा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके सुसाइड के या उनकी क्वालिफिकेशन पूरी होने से पहले, डिग्री पूरी होने से पहले ड्रॉप आउट के कारण क्या है। तो उसके कारण पे हमने पूरा रिसर्च किया है और रिसर्च करके हमने पाया कि जो इनका एनआईसी का पोर्टल है जिस पे वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वो पोर्टल ज्यादातर उनका सर्वर डाउन रहता है, वो अप्लाई नहीं कर पाते और उसको रकम उनका इतना कम कर दिया, उसको इतना सीमा कम कर दिया कि उसमें वो बच्चे, उनका स्कॉलरशिप का पैसा आता नहीं है। एक साल वो जैसे तैसे कर्ज लेके अपनी फीस जमा कर पाते हैं और वो एक साल का सोचते हैं कि अगली स्कॉलरशिप आएगी तो पहली साल वाला हम कर चुकाएंगे, लेकिन स्कॉलरशिप आती नहीं है। कई कई साल, 3-3 साल नहीं आती। बिहार में तो यहां तक है कि बिहार में कई सालों से स्कॉलरशिप लगभग बंद है ही नहीं। तो ऐसे हालात में बच्चे, दो स्थिति बनती है, या तो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जो मेडिकल के छात्र हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, लॉ के छात्र हैं, तो आप देखेंगे वो बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ रहे हैं या वो सुसाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है उनकी पढ़ाई के छोड़ने का, सुसाइड करने का, कि सरकारों ने उनके आगे बढ़ने का जो रास्ता स्कॉलरशिप से बना था, उस स्कॉलरशिप को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। उसके पूरे स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल कास्ट को पूरी तरह डाइवर्ट कर दिया जाता है। फ्लाईओवर बनाने में, पुल बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने, बिल्डिंग बनाने में उस पैसे को डाइवर्ट किया जाता है, ना कि उनको टाइम पे स्कॉलरशिप मिल जाए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात, जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी लॉ कॉलेज है, आज आप उसकी फीस का चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के बच्चे भी उस पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 साल की लॉ की डिग्री अगर करने के लिए आपका बच्चा 2-3 लाख खर्च करके अगर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उसके बाद उसकी फर्स्ट ईयर की फीस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर 3.25 लाख है। उसमें हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है, खाने का खर्चा शामिल नहीं है, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं है। उस खर्चे को अगर शामिल कर लिया जाए तो 5 साल की एक लॉ की डिग्री करने के लिए सरकारी लॉ कॉलेज से एक बच्चे को कम से कम 25 लाख रुपया चाहिए, और अगर 3 लाख रुपए उसके एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग का लगा लिया जाए तो 28 लाख आपके पास होगा तो आपका बच्चा लॉ की डिग्री कर पाएगा, अन्यथा वो बच्चा लॉ की डिग्री नहीं कर सकता। ये सरकारी लॉ कॉलेज की स्थिति है, चाहे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की हो, चाहे नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर हो, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पूना हो या बॉम्बे हो, जोधपुर हो। आप अपने बिहार का भी चार्ट उठा के देखिए, सरकारी लॉ कॉलेज की ये फीस है। उसी प्रकार सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी 4 साल की डिग्री है, एंट्रेंस एग्जाम पे 2-3 लाख खर्च होता है, एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर की फीस आप कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, और वो 3 लाख तक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है। उसमें हॉस्टल का खर्चा अलग है। सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो 4 साल की एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। हमने इसके ऊपर सर्वे किया कि जो SC ST के जो परिवार हैं उनकी सालाना, उनकी महीने की इनकम कितनी है, तो उनके पूरे परिवार की महीने की इनकम 5,000 रुपया महीने से लेकर 20,000 रुपये महीने के बीच है। अब आप जरा सोचिए, जिसके पूरे परिवार की इनकम 5,000 रुपये महीना से 20,000 रुपये महीना के बीच हो, उनके बच्चे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से कैसे अपनी प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं। इस हालात में वो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है,
स्कॉलरशिप उनकी आती नहीं है। और प्राइवेट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उसका डाटा आपने देखा होगा। अभी राज्यसभा और लोकसभा की एक कमेटी है जो हायर एजुकेशन के ऊपर, विमेन एंड यूथ के ऊपर कमेटी है, जिसके चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी है। उसने एक सर्वे किया कि जो प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सिर्फ नर्मदा यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, उनके अधिकारियों से उन्होंने बुला के बात की, हायर एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट से बात की, टेक्निकल एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट से बात की, उन प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाके विजिट किया, पूरा डाटा कलेक्ट किया। आप जान के चौंक जाएंगे, उन प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अनुसूचित जाति के केवल 0.89%, यानी आप ब्यूरोक्रेट बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए रिजर्वेशन से, उसके बावजूद इस दलित समाज के बच्चे 0.89% प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं और अनुसूचित जाति के 0.53%। और ये रिपोर्ट बाकायदा संसद में रखी गई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे 1% भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी कि इतनी ज्यादा फीस है कि उसमें बीए एक सिंपल कोर्स है, 6 साल की डिग्री, वो 6 साल की डिग्री का उसके कोर्स की पूरी फीस 60 लाख रुपए में, 60 लाख में एक डिग्री बीए की। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए अनुसूचित जाति जनजाति की क्या स्थिति है, क्या उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। एक तरफ बात की जाती है कि क्रीमी लेयर इनके ऊपर भी लागू करो, तो जो लोग ऑलरेडी आईएएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उसके बाद भी वो भी अपने बच्चों की 60 लाख 50 लाख की खर्चा एक डिग्री करवाने के लिए नहीं कर सकते। ऐसे हालात में इस एनडीए की सरकार ने, और विशेष रूप से आज हम बिहार की बात कर रहे हैं, चूंकि बिहार का चुनाव है, बिहार में आज ही उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कोई भी बड़े नेता ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी, और उस पूरे मैनिफेस्टो में कहीं भी इन दलित पिछड़े, अति पिछड़े और जो गरीब समाज के लोग हैं, इनके एजुकेशन के स्थान, किस तरह उनके एजुकेशन के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी, उसका कोई जिक्र पूरे के पूरे इस मैनिफेस्टो के अंदर नहीं है कि उनके आगे बढ़ने का रास्ता कैसे बनेगा। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर रतनलाल इस मुद्दे पर थोड़ा अपना विचार रखेंगे। शुक्रिया, सारी बातें आ चुकी हैं। दलितों की अम्मा कहे जाने वाली, अमेरिका को आंख दिखाकर पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने वाली, जमींदारों, पूंजीपतियों, बैंकरों, राजे महाराजों को नकेल कस के भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करने वाली आयरन लेडी, आज उनका शहादत दिवस है। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं। दूसरी तरफ लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है, जिन्होंने आरएसएस को नकेल कसा, उस लौह पुरुष को भी नमन करता हूं। दोस्तों, सारी बातें हो चुकी हैं, संक्षेप में 2-4 मिनट में मैं बात रखूंगा। अभी मोदी साहब पहले बहुत गुजरात मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल, और आजकल बिहार मॉडल की बात हो रही है, बिहार में बहार है। तो ये कंप्लीट थ्योराइज करने की कोशिश करता हूं, फैक्चुअल डिटेल्स आ गया है। तो मोदी साहब से और अमित शाह साहब से आग्रह है कि बिहार मॉडल आप गुजरात ले जाइए और गुजरात वाला यहां ले आइए, और साथ में अनंत सिंह को भी ले जाना पड़ेगा। कल ही जो घटना घटी है आपने देखा ही होगा। साथ में दलित डीएम के हत्यारे आनंद मोहन सिंह को छोड़ा है आपने, उनको भी ले जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने छोड़ा है। असंख्य उदाहरण दे सकता हूं, असंख्य। क्राइम का डेटा हमारे पास है, और क्राइम के सबसे ज्यादा विक्टिम महिलाएं, दलित, अति पिछड़े हो रहे हैं। अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड 2023 का डेटा आया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, और नंबर 4 पर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में बिहार में बहार है। 4 पे ये है। तो ये पूरा सामाजिक न्याय विरोधी, जन विरोधी सरकार है। मैं कुछ उदाहरण देके मैं क्लैरिफाई करूंगा। अभी मुंगेरी लाल कमीशन के बारे में बात हुई, इसलिए मैंने पहले ही इंदिरा जी को दलितों की अम्मा, दलितों मतलब अति पिछड़ा भी समझ लीजिए, मैं जोड़ लेता हूं, जो गरीब वंचित है,
क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का लाभ सबको थोड़ा बहुत मिला। 1974 में बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस का सरकार था। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, अब्दुल गफूर साहब यहां मुख्यमंत्री थे। किसने कमेटी गठित की? कांग्रेस सरकार ने। जब कर्पूरी जी आरक्षण लगाए तो गाली जो हुआ सब जानते हैं। वीपी सिंह लगाए मंडल कमीशन। हम मानते हैं कि हमसे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन लागू करने में देरी हुई, ये भी मानते हैं, लेकिन मंडल कमीशन 2 हमने जरूर लागू किया और ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह साहब ने वो लागू किया मंडल 2। और मैं समझता हूं ये कि सबसे बड़ी क्रांति थी इस देश में, खास तौर से पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन, पढ़ना लिखना, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पिछड़ों का उभार आया और इसके साथ फातिमा फूले, अंबेडकर, साहू महाराज विमर्श पैदा हुआ। इसलिए यूनिवर्सिटी आजकल खूंखार अड्डे बने हुए हैं मनुवाद के। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, हर चुनाव में चिल्लाते हैं मोदी जी। ये 12वां वर्ष उनका प्रधानमंत्री जी होने का है। मुझे कोई साथी ये बता दे कि पिछड़ा वर्ग के लिए उत्थान के लिए या अति पिछड़ा के लिए, रोहिणी कमीशन की बात कर रहा हूं, मोदी जी ने एक भी कमीशन बनाया हो, एक भी कमीशन बनाया हो, एक भी कोई रिकमेंडेशन किया हो, एक भी बजट एलोकेशन किया हो, एक भी फेलोशिप दिया हो, एक भी स्कॉलरशिप दिया हो, एक भी फ्रीशिप दिया हो? मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, इसलिए एजुकेशन को फोकस पे रखता हूं और ये सबके लिए मैं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। एक भी किया हो, नहीं किया हो। भारत रत्न की बात करते हैं, बाबा साहब को भी भारत रत्न मिला था वीपी सिंह के साहब के जमाने में, लेकिन मोदी साहब के काल में भारत रत्न का वो स्तर हो गया है कि मेरे तरफ से ऑफर है कि आप बाबा साहब का भारत रत्न वापस ले लो और बाबा साहब के नाम पर 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भारत में बनाओ, जिस सिर्फ एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो गरीब जमात के लिए है वही पढ़े। उसमें बड़े लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना ली, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं और आपको कह रहे हैं धर्म की रक्षा करो। और ये मैं कर्पूरी जी के लिए भी कह रहा हूं कि इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। वैसे वैसे लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है जो क्रिकेट खेल रहा है, पेप्सी का ऐड कर रहा है, देश राष्ट्र के योगदान में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इसके लिए सिविलियन अवार्ड नहीं था। वैसे लोगों को भी दिया कि जो अछूतोद्धार के लिए जाते थे लेकिन कपड़ा सहित घर में नहाते थे। और कुछ लोगों के बारे में तो बलराज मधोक साहब लिख ही चुके हैं, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सिंबोलिज्म जो दिखा रहे हैं कि सिंबोलिज्म कि हम भारत रत्न दे दिए, अरे भाई साहब कर्पूरी जी के राइटिंग स्पीचेस छपवाए, सभी भाषाओं में अपने अनुवाद करवाया। बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस अभी छपना बंद हो गया है। बाबा साहब कर्पूरी जी पुरस्कारों में और मूर्तियों में नहीं है, विचारों में है। अभी मैनिफेस्टो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें 20 पॉइंट लिखा हुआ, सब मिला जुला के वो सब आ चुकी है बातें। तो मेरा यह कहना है, अभी दरभंगा में बोल रहे थे कि भाइयों बहनों 10,000 दिया है तो उससे क्या करना है? मखाना बनाना है, दिया बनाना है, टोकरी बनाना है, सूप बनाना है, 10,000 में आप लोग यहां बैठे हुए हैं, यहां चाय पिएंगे, यहां पे तो कितने पता नहीं कितने हजार का खर्चा हो जाए। 10,000 में कौन सी इंडस्ट्री लग जाएगी? क्या उन्होंने कहा उस दरभंगा जो कि विद्या की नगरी मानी जाती है, जहां के मतलब मैं इतिहास का छात्र हूं, वो एजुकेशन का सेंटर था, क्या उन्होंने कहा कि दरभंगा को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम हाईटेक बनाएंगे पूरे यूनिवर्सिटी को? अंदर चले जाइएगा शहर के अंदर तो आप घुस नहीं सकते। ये दरभंगा की हालत है, मैं कई बार जा चुका हूं। कह रहे हैं, मैं आप लोगों को भी आगाह कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम 850 करोड़ का घोषणा हो रहा है, हम माता जानकी मंदिर बनाएंगे। अरे बना लो भैया, कोई बात नहीं। अगर हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में है, ईश्वर व्याप्त है तो सब जगह है। थोड़ा सा ये शर्म कर लेते, ये बोलते कि 850 करोड़ का हम माता जानकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं महिलाओं के लिए। इस सभी लोगों से मेरा ये सवाल है,
धर्म आस्था का मामला है, आप मानते हैं घर में मानिए। क्या जिस सरकारी स्कूल से पढ़ के और जिस सरकारी कॉलेज से पढ़ के मैं जहां तक पहुंचा हूं, हमारे जमाने में जिला स्कूल एलिट कॉलेज स्कूल माना जाता था, एसपीडीएम के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज कोई भी ब्यूरोक्रेट यहां बैठा हुआ है पटना में, कोई मंत्री नेता बैठा हुआ है, उसके किसी के बच्चे पटना के किसी कॉलेज में और सरकारी किसी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। ये क्या है? ये हम बिहार के जनता से, सब लोगों से, मैं सोशल जस्टिस के लिए बैठा हूं, लेकिन आम लोगों से भी पूछ रहा हूं कि नेता आपको गुदगुदी वाला भाषण करते हैं और उनका बेटा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में आईसीसी का चेयरपर्सन, पूरा क्रिकेट चल रहा है अरबों रुपए का, वो सब चल रहा है। बिहार में इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं है, तो बिहार से क्या चाहिए उनको? श्रमिक चाहिए, मजदूर। तो मजदूर में पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो तो 80-85% अगर एससी एसटी ईबीसी ओबीसी होगा, तो यहां से जो सवर्ण, जो अपने आप को कहते हैं सवर्ण हैं, वो भी मजदूरी कर रहे हैं दिल्ली या गुजरात में जाके। तो यहां से उनको मजदूर चाहिए। सारे इंडस्ट्री, बुलेट ट्रेन गुजरात में चाहिए। शराबबंदी गुजरात में ही मिल रहा है और यहां तो आप सब जानते ही होंगे। अगर मैं चुनौती दे रहा हूं कि पूरा सब नाला कचरा साफ करवा लिया जाए, तो उतनी शराब की बोतलें यहां मिलेंगी जितना पहले जब खुला हुआ था तब नहीं मिलता था, होम डिलीवरी। और शराब, इस खेल में जो बड़े बड़े माफिया हैं वो तो मजे ले रहे हैं, मोटे मोटे सोने के चेन पहन के घूम रहे हैं लग्जरी गाड़ी में। फर्जी आरोप में जो जेल में ठूसे गए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इसी समुदाय के लोग हैं, गरीब, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें ज्यादा अनुपात, चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए ज्यादा इनका है। मेरा सिंपल ये कहना है, टाइम अब कंप्लीट हो गया है। और हमारी सरकार जब थी, हम तो कह रहे हैं पुराने दिन लौटा दो नीतीश जी, मोदी जी। इतने पब्लिक सेक्टर, बरौनी से ले लीजिए, पूसा ले लीजिए, छपरा ले लीजिए, पटना साइंस कॉलेज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट था, आज पटना साइंस कॉलेज में इनके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट हम लोगों ने बनाई, यूनिवर्सिटी हमने बनाई। ये दावा कर रहा हूं कि एक भी यूनिवर्सिटी ये बता दे कि हमने बनाई है। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूपीए सरकार में बनी, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूपीए सरकार में बनी। 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। जवाब दीजिए बिहार के जनता को कि कितने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, चेन ऑफ कॉलेज, कितने जवाहर नवोदय विद्यालय, कितने सेंट्रल स्कूल आपने खोले हैं, कितने रोजगार का सृजन किया है। अगर बरौनी में 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट बना तो 5 लाख लोगों के फैमिली वहां चल रहे होंगे, और सबको ये बेच रहे हैं जो नेहरू, इंदिरा, राजीव तमाम लोगों ने बनाया। इवन लालू जी भी रेल मंत्री थे तो यहां गढ़ा लगा था, जो प्रॉफिट में आया वही बेच रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, आपको वेतन भोगी से ये वेज अर्नर मजदूर बनाना है बिहार की जनता को। इसलिए बिहार के तमाम जनता से, खास तौर से अति पिछड़े, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों से मेरी अपील है कि इनके झांसे में न जाएं, गुदगुदी वाला भाषण ना सुने, सीधा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का सवाल पूछे कि 20 साल में आपने क्या किया है, रिपोर्ट कार्ड दीजिए, इनके खिलाफ वोट कीजिए, इनको हराइए। शुक्रिया, जय भीम। ओम प्रकाश महतो जी हैं? साथियों, जयनाथ चौहान जी जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी जयनाथ चौहान जी जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के सामाजिक न्याय से जुड़ के समर्थन देने के लिए आए। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में वो बोले, उसके बाद सवाल जवाब लेंगे। नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हम लोग के नेता आदरणीय अनिल जयहिंद साहब जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, श्री अभय दुबे जी, हम लोग के नेता एसपी सिंह लवाना जी और प्रोफेसर रतन लाल जी, शिव जतन जी, उपस्थित सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाइयों, पटना हाई कोर्ट ने
नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ों को रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया और बिहार सरकार को आदेश दिया कि उस सीट को जनरल करके चुनाव कराइए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा बिहार प्रदेश के हम अध्यक्ष थे। जो भाजपा के जो शीर्ष नेता है, सब लोगों से आग्रह किया कि भाई अति पिछड़ा का अधिकार समाप्त हो रहा है, कर्पूरी ठाकुर और अंबेडकर जी दिया गया जो अधिकार है, जो रिजर्वेशन है, उसको समाप्त किया जा रहा है, आप लोग पहल करिए। चूंकि अति पिछड़ा समाज आपको वोट भी करती है। सभी शीर्ष नेता ने हाथ खड़ा कर दिया। तब जाकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष से रिजाइन किया और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा का गठन किया 23 में। और उस समय से लगातार अभी तक बिहार प्रदेश में हम लोगों ने अपने अति पिछड़ा समाज का संगठन का सब जगह अपना एक कमेटी बनाई। चूंकि सबका कोई न कोई शुभचिंतक है, अति पिछड़ा का नहीं है और लगातार इसके हक अधिकार पर हनन हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में इसका कोई संगठन हो, इसलिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया और बिहार प्रदेश में सभी जिलों में हम लोग कमेटी है। आज देखिए, जो निजीकरण के माध्यम से जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो एसटी, एससी, ईबीसी पिछड़ा और यहां तक कि जो सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से जो गरीब है, उन लोग का भी तो रिजर्वेशन समाप्त हो रही है। सरकारी नौकरी रहेगी तभी तो हम लोग आरक्षण लेंगे, प्राइवेट में तो आरक्षण है नहीं। तो जो अति पिछड़ा का जो कट ऑफ मार्क्स अभी आ रहा है, उससे भी जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है स्वर्ण जाति के लोग, उनका उससे कम में आ रहा है, अंक आ रहा है। यदि सब प्राइवेटकरण हो जाए तो आरक्षण समाप्त हो जाएगी। तो जिस प्रकार से भाजपा आरएसएस ने ये एसटी, एससी, ईबीसी पिछड़ा और सामान्य वर्ग जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका जो आरक्षण समाप्त हो रही है, यानी जो भाजपा है मात्र 3-4% लोगों की पार्टी है, उसी के लिए सोचती है। आज हम लोग का जो 9वीं अनुसूची में जो जातीय जनगणना हुई, हमारा संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात हो रही है। आज अगर जीतन मांझी, चिराग पासवान जी, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी अगर कहे कि या तो आप इसको 9वीं अनुसूची में डालिए मोदी जी को, और नहीं तो आपसे हम समर्थन आपस लेते हैं, हम आपके पार्टी से त्याग पत्र देते हैं, तो कई मिनट लगेगा मोदी सरकार को करने में। लेकिन ये जो लोग नित्यानंद जी है, सम्राट चौधरी जी है, ये चिराग पासवान है, जीतन मांझी है, ये तो पिछड़ा दलित की बात करते हैं, लेकिन उसका हक अधिकार समाप्त हो रही है, उस पर कहीं कोई बात नहीं करते हैं। आज हम लोग को जी रोहिणी कमीशन है, 11 प्रदेशों में पिछड़ा में वर्गीकरण है और बाकी राज्यों में नहीं है। जी रोहिणी कमीशन का अनुशंसा भारत सरकार को प्राप्त है पिछले कार्यकाल में, उसके बावजूद भी अति पिछड़ा को रिजर्वेशन केंद्र सरकार नहीं दे रही है। अभी तक पूरे देश में अति पिछड़ा जो केंद्र सरकार की नौकरी है, उसमें अति पिछड़ा समाज वंचित है। तो आज देश के जो यशस्वी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आदरणीय राहुल जी जिस प्रकार से आरक्षण और संविधान के लिए लगातार बात कर रहे हैं, और जो 50% जो रिजर्वेशन है, जो उसका बॉर्डर है, उस बॉर्डर को तोड़ के संख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात हो रही है। तो अतीत में नहीं, जो अभी वर्तमान है, जो भविष्य की बात है, उसमें जिस प्रकार से राहुल जी एसटी, एससी, बीसी पिछड़ा समाज के लिए जितने बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने देखा कि भाई ये राहुल जी में बिहार का भविष्य दिखता है, देश का भविष्य दिखता है। इसलिए ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा ने बिना शर्त हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करते हैं। जहां जहां उनकी प्रत्याशी होंगे उसको हम लोग वहां चुनाव जिताएंगे। हमारे कार्यकर्ता उसको चुनाव जिताने में लगे हुए हैं और आज से विशेष रूप से लग भी जाएंगे। यही हम लोग विशेष रूप से आए हैं कि भाजपा के रग-रग से हम लोग वाकिफ हैं। 25 साल भाजपा में हम लोग काम किए हैं। वो मनुवादी है,
और वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, खास करके संविधान को समाप्त करना चाहती है। तो कितना संघर्ष करने के बाद तो हक अधिकार मिला हम लोग को, एक इंसान की तरह जीने का अधिकार मिला। अभी सिर्फ प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि सिर्फ जूठा खाना, फटा वस्त्र पहनना, तो बहुत संघर्ष करने के बाद मिला है। आज उसको इस समाप्त कर रहा है भाजपा। इसलिए हम लोग विशेष रूप से जो अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं उसे विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि कोई उपाय नहीं है, या तो आरएसएस भाजपा को समाप्त करना होगा, नहीं तो वो हमको समाप्त कर देगी। अब तय हम लोग करना है अति पिछड़ा दलित समाज के, एसटी एससी समाज के लोगों को कि हमको करना क्या है। बस एकमात्र उपाय है, जो भाजपा है, जो आरएसएस के इशारे पर भाजपा चल रही है, उसको निश्चित रूप से आपको समाप्त करना होगा, क्योंकि संख्या हम लोग की ज्यादा है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संख्या हमारी है, और हमारी ही वोट से वह सरकार बनाती है, हमारे का अधिकार को समाप्त कर रही है। इसलिए अब उसके जुमलों में हम लोग को नहीं आना है, और हम लोग को अति पिछड़ा और दलित समाज के लोगों को, कांग्रेस के और राहुल जी को विशेष रूप से हाथ को मजबूत करना है कि जो हमारे यहाँ जो मनुवादी लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाह रहा है, जो संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं, जिस बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उनको हम मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जयनाथ जी, जो 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में अति पिछड़ा विभाग के प्रमुख रहे, अध्यक्ष रहे, ओबीसी के प्रमुख रहे, और वो उन्होंने एक संकल्प ले लिया है कि वो पार्टी जो अति पिछड़ा के वजूद को खत्म कर देना चाहती है, उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, हम उनके अस्तित्व को खत्म करेंगे। तो पत्रकार बंधुओं, साथियों, मित्रों, आप काफी धैर्य से अति पिछड़े, हाँ अच्छा, मोहन केसरी जो हमारे मुजफ्फरपुर से हैं, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हैं, वो अपनी 2 मिनट में बात रखें, काफी समय हो चुका है। देखिए श्री राजेंद्र पाल जी, अनिल हिंदुस्तानी जी, अभय दुबे जी, एसपीसी नवादित सम्मानित मंच पत्रकार बंधुओं, मैं मोनिया समाज से बिलोंग करता हूं और अपने समाज के पूरे प्रदेश में संगठन भी चलाता हूं, और साथ साथ जितने भी दबी कुचली आबादी है उनका भी नेतृत्व करता हूं। वर्तमान में जिला परिषद भी हूँ, 3 बार मुखिया रहा हूँ, लेकिन मैं इतने दिनों के बीच देखा हूँ कि केवल हमारे समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को ठगने का काम किया गया है। इस तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, पंचायती राज की बात आई है। पंचायती राज में माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण तो 20% दिए अति पिछड़ा को, लेकिन साथ ही क्या किए कि अति पिछड़ा का जो भी प्रतिनिधि, पंचायती राज का अति पिछड़ा नहीं, जितने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उनका अधिकार का हनन 170 पंचायती राज एक्ट देखिए, जो जनप्रतिनिधि को लोक सेवक बनाया गया, जबकि 1951 के धारा जनप्रतिनिधि अधिनियम में कहा गया है कि जो जनता के द्वारा चुना जाएगा वो जनप्रतिनिधि होगा, और जो सरकार चुनेगी वो लोक सेवक होगा। लेकिन अंग्रेज के जमाने का 1821 कानून को ला करके सभी को गुलाम, सभी को नौकर बनाया गया, और नगर निकाय में भी 417 धारा ला करके उनके साथ भी वही व्यवहार किया गया है। तो हमको इस तरह से आरक्षण देने से क्या फायदा, जब मेरा अधिकार ही खत्म किया जा रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। जितनी भी आबादी अभी जनगणना हुई है, अभी हमारी आबादी 38% है, उस हिसाब से जितनी भी नौकरी है सभी लोग बोल चुके हैं कि समाप्त कर दी गई है, प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, कुछ मिलने केवल लेबर। दूसरी बात है दारूबंदी में, आप देखिएगा कि दारूबंदी में जितने लोग जेल गए हैं उसका 70% लोग केवल ईबीसी क्लास के गए हैं। अनुसूचित जाति और ईबीसी से देखिएगा तो करीब करीब 98% हो जाएगा। ये स्थिति है, हर तरह से शोषण है, कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। आज मैं आपके मन से कहना चाहता हूं कि ये अति पिछड़ा जो ठगा हुआ महसूस करता था, वो जातीय जनगणना के बाद समझ गया है, और इस बार
इस बार की जो सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, वो किंग मेकर की भूमिका का अदा करने के लिए तैयार है। और सभी जाति के जो प्रजापति है, नाई है, ततवा है, तुरहा है, लोहार है, बड़ाई है, माली है, हजाम है, प्रजापति है, जितनी भी जाति के लोग हैं सभी लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन भी हमारी है हम लोगों की। अब सभी लोगों ने तय किया है कि इस बार के चुनाव में भाजपा के गठबंधन को हरा देना है और फिर से बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। धन्यवाद। हेलो, मैं रविराज, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एवं नट बंजारा घुमंतु समाज का प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के डीएनटी सेल के महासचिव। आप लोग माने यहाँ पे जितने भी मीडिया के भाई बंधु उपस्थित हैं, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ, नट घुमंतु समाज से आता हूँ, यहाँ पर इनकी आबादी लगभग 15 लाख से ऊपर है। और पूरे घुमंतु समाज की बात की जाए जिसमें बंजारा से लेकर आपको कपाड़िया, नूनिया इत्यादि जाति है, लगभग 70-80 लाख की आबादी है। इतने आबादी होने के बाद भी लगभग आज़ादी के 79 साल बाद भी आज हम लोग काफ़ी पीछे हुए हैं। और आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी एनडीए की सरकार है लगभग 20 साल से है, घुमंतु समाज के एक भी सदस्य को अभी आयोग में न जगह दी गई है और न ही कोई विधायक के क्षेत्र में उन्हें कोई टिकट मिला है, जो बहुत ही दुख की बात है। और मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जितने भी बिहार में घुमंतु समाज के लोग हैं वो खुलकर भारी बहुमत से महागठबंधन सरकार को विजय बनाए और अपने बच्चों को, अपने परिवार के भविष्य को सेफ करे। धन्यवाद। पत्रकार मित्रों, आपके धैर्य का मैं धन्यवाद करता हूं। इस समय तक आप बैठे रहे। कोई अगर प्रश्न आपके मन में हो तो हमारे साथी उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। एनी क्वेश्चन? शुक्रिया, थैंक यू।